देखते हैं, आज बजट की बात करेंगे। आज एक्चुअल में बजट हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोग बजट के पास्ट हिस्ट्री की बात कर रहे थे, ठीक है। जो आपका यूनियन, आवाज नहीं करेंगे, हल्ला नहीं करेंगे, फैन बंद कर दो। हाँ, जो बजट की पास्ट हिस्ट्री थी वो हम लोगों ने देखा पिछले 4 5 क्लास में। आज 6वीं क्लास में हम लोग बजट चालू करेंगे। जो बजट में इस बार रिफॉर्म्स आए हैं, बजट में क्या प्रोजेक्शन है, कितने का बजट है, बजट में कौन सी मिनिस्ट्री को कितना दिया गया है, क्या हमारा टारगेट है बजट का, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला है, लास्ट ईयर का जो बजट था वो सप्तऋषि के फॉर्म में था, मतलब 7 टारगेट। लास्ट ईयर के बजट में हम लोग 7 टारगेट लेके चल रहे थे। इस बार अगेन गवर्नमेंट जो है 3 कर्तव्य की बात कर रही है, 3 कर्तव्य की बात कर रही है, 3 ड्यूटीज की बात कर रही है। हेलो जी, बोलिए। आपका कॉल आया ना? कहां से? आवाज आवाज नहीं आ रही आपकी अच्छे से, कहां से बोल रहे हैं? शीतल इंटरप्राइजेस, कहां पे? ओके ओके, रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर है ना, ठीक है। तो आप देखेंगे इस बार के जो बजट में है वो 3 कर्तव्य की बात की है, और 3 कर्तव्य में ही पूरा बजट को समअप किया गया है, ठीक है। पहला जो आपका कर्तव्य है, फर्स्ट जो कर्तव्य है, उसमें उसमें यह बोला गया है कि आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पे बात करना है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पे बात करना है, अगेन आपको मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स में बात करना है, मैक्रो इकोनॉमिक की बात करनी है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात करनी है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात आई, इसका सीधा सा मतलब है आपको मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स पे जीडीपी पे ध्यान देना है, अपने एक्सटर्नल सेक्टर पे ध्यान देना है आपको। अगेन वही सब अच्छी अच्छी बातें, जीडीपी, एक्सटर्नल सेक्टर पे ध्यान देना है, फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाना है, फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाना है, ठीक है। हम लोग को अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, ठीक है। जीडीपी के तौर पे, बाहरी क्षेत्र के तौर पे, और विदेशी मुद्रा के तौर पे, तीनों सेक्टर में जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, वेरिएबल है, उसमें हम लोग को पावरफुल बनना है। ये पहला हमारा पर्सपेक्टिव है, फर्स्ट कर्तव्य है। अब इसी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में कुछ सारे रिफॉर्म्स होंगे जो हम लोग पढ़ेंगे, इसी के अंदर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में लगभग हम लोग 10-12 रिफॉर्म इसके अंदर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है आपका स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। दूसरा जो कर्तव्य है, सेकेंड जो कर्तव्य है, उसमें बात की गई है स्टेट की कैपेसिटी पे, स्टेट की कैपेसिटी पे, राज्य की कैपेसिटी को हम लोग कैसे बेटर कर सकते हैं। अगेन उनमें किसकी बात आएगी? उनमें आएगी गवर्नेंस कैसे बेटर करना है, सुशासन पे ध्यान देना है, गवर्नेंस कैसे ध्यान देना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक कार्य को कम करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एंड ब्यूरोक्रेसी को कम करना है, गवर्नेंस पे ध्यान देना है, स्टेट की कैपेसिटी को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब इंस्टीट्यूट को हम लोग कैसे स्ट्रेंथ कर सकते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, उनमें हम लोग कैसे पावर ला सकते हैं, स्टेट की कैपेसिटी को कैसे सुधार सकते हैं, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक हो गया, स्टेट की कैपेसिटी सुधारना। तीसरा है सबका साथ सबका विकास। तीसरा जो कर्तव्य है आपका, सबका साथ सबका विकास, मतलब अगेन ये बात कर रहा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रहा है, समावेशी विकास की बात कर रहा है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की बात कर रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये 3 विजन पे फोकस है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब ये है डेवलपमेंट इंडिया के हर रीजन में होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, किसी जेंडर पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई प्लेस पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा नीश मार्केट हो गया, उसके ऊपर ये हो गया, एंड मैक्रो लेवल पे ये हो गया। तीनों सेक्टर की बात इस बार का बजट करता है। तीनों सेक्टर, तीनों चीज में हम लोग सब समअप कर लेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग, पहले हम लोग देखते हैं 3 सेक्टर होते क्या है, फिर हम लोग कुछ वेरिएबल्स की बात करेंगे,
और लास्ट में हम लोग फर्स्ट कर्तव्य चालू करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट कर्तव्य में क्या बोला गया, सेकंड में क्या बोला गया, थर्ड में क्या बोला गया। उसके बाद में हम लोग कुछ इंडिकेटर्स देखेंगे, फिर हम लोग चालू करेंगे एक्चुअल में आपका बजट। ठीक है, देखेंगे पहला जो कर्तव्य है, जैसे देखेंगे लास्ट ईयर क्या लिखा है, फ्रॉम द अर्लियर सप्तऋषि, जहां पे 7 प्रायोरिटी एरिया को चुना गया था। ठीक है, 3 कर्तव्य ढांचा केंद्रीय बजट पिछली सप्तऋषि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से हटकर अब 3 कर्तव्य नामक एक अधिक कर्तव्य उन्मुख ढांचे की ओर बदलाव का संकेत देती है। ठीक है, 3 कर्तव्य विद द लॉन्ग टर्म विजन ऑफ विकसित भारत। ठीक है, इस बार का जो बजट का थीम है या विजन है, लिख लीजिए, बजट का जो थीम है इस बार जो 2000 आपका 26-27 का जो बजट है उसका जो थीम है वो है विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया। विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया विच इज कंप्राइज्ड अंडर 3 कर्तव्य, 3 कर्तव्य में जिनको कंप्राइज किया गया है। ठीक है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 पहला कर्तव्य। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 देखेंगे, पहला कर्तव्य आर्थिक विकास को गति देना और उसे बनाए रखना, वही है इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा है, सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा है। जो मैंने बताया आप लोगों को, जीडीपी पे फोकस देना है, एक्सटर्नल सेक्टर पे फोकस देना है, ठीक है, टेक्नोलॉजी पे फोकस देना है, अगेन वही सब बात कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पुश देना है। ठीक है, ये सब बात कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा है। फोकस एरिया एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी अक्रॉस सेक्टर्स, सारे सेक्टर्स में हमको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, टेक्सटाइल हो, सेमीकंडक्टर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, सभी सेक्टर में हम लोग को उत्पादकता को बढ़ाना है, सभी क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाना है। गर्मी लग रही क्या, एसी की हवा नहीं आ रही तो बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? क्या मेरे को ना अभी एसी चलता है तो मेरे को आदत हो गई है क्या, मेरे घर का भी एसी खराब हो रखा है, वो भी ऐसी चलता है मर मर के, मेरी आदत हो गई है ऐसी। हाँ, नहीं वो बंद ही हो जाएगा, ऐसा ही है, इसका स्विंग भी काम नहीं कर रहा। देखो बंद हो गई, जबकि मैंने स्विंग दबाया। चलो ठीक है, देखेंगे आप लोग, अभी ठीक है, अभी हवा आएगी। अक्रॉस सेक्टर, हर सेक्टर में आपको क्या करना है, उत्पादकता बढ़ानी है, हर सेक्टर को रेजिलिएंट बनाना है, मतलब एक्सटर्नल शॉक भी आएगा तो वो सेक्टर परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, एक्सटर्नल शॉक आया या फिर एक्सटर्नल जो भी कोई भी मार्केट में एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हमारा मार्केट यदि डिसरप्ट हुआ तो भी हमारे पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम लोग रेजिलियंस रह सके, सहन कर सके। ठीक है, रेजिलियंसी की बात करता है, अगेन वही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात कर रहा है, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है एंड कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहा है, पूंजी निर्माण की बात कर रहा है और निवेश की बात कर रहा है, निवेश और पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना है। ठीक है, अल्टीमेटली मैंने बताया किसकी बात कर रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। अल्टीमेटली किसकी बात कर रहा है, वृहद आर्थिक स्थिरता की बात कर रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, दिस ड्यूटी एम्फसाइज सस्टेन्ड हाई ग्रोथ थ्रू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फिस्कल प्रूडेंस। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का मतलब ये हुआ आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, हर सेक्टर्स पे ध्यान देना है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मतलब ये हो गया इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बढ़ानी है, पब्लिक कैपेसिटी बढ़ानी है और साथ ही साथ में स्टेट कैपेसिटी को बढ़ाते साथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी मौका देना है। फिस्कल प्रूडेंस मतलब जितना हमारा टैक्स आ रहा है, डायरेक्ट टैक्स आ जा रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स आ रहा है, वो नियमित रूप से आए, नियमित रूप से आए, टैक्सेस देने की लोगों का वो बढ़े, लोगों में डिसिप्लिन आए कि लोग टैक्स चोरी नहीं करें, फिस्कल डिसिप्लिन आए, फिस्कल प्रूडेंस की बात कर रहा है। ठीक है, कर्तव्य संरचनात्मक सुधारों, बुनियादी ढांचों के विकास और राजकोषीय विवेक, फिस्कल प्रूडेंस, स्टेट में जितना भी लोन दे रहे हैं, सेंट्रल जितना बोरो कर रहा है, वो सब क्या हो, नियमित रूप से सही हो, फिस्कल प्रूडेंस की बात कर रहा है। आगे बढ़े, लिख लिया इतना, पॉइंटर्स में लिख लीजिए,
पहला कर्तव्य लिखिए, एम है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, 2-3 पॉइंट इससे उठा लीजिए और लास्ट में 2-3 पॉइंट इससे लिख लीजिए। 4-5 पॉइंट में आपका फर्स्ट कर्तव्य कवर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये तो खाली इसका हेडिंग है, अभी हम लोग डिटेल में इसको आगे पढ़ेंगे। जो फर्स्ट कर्तव्य है इसको हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले। बढ़े आगे, हो गया। चलिए देखते हैं, अब ये सेकंड कर्तव्य की बात कर रहे हैं। इसमें क्या बोल रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहा है। जो मैंने बताया था, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हमको कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करनी है, गवर्नेंस को सुधारना है, गुड गवर्नेंस पे काम करना है, इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को कम करना है, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट पे काम करना है। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, क्षमता निर्माण और कौशल विकास की बात कर रहा है यहां तक। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, क्षमता निर्माण कैसे करेंगे, कौशल विकास कैसे करेंगे। हेल्थ सेक्टर में हम लोग को एक्सपैंड करने की जरूरत है, स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार करने की जरूरत है, स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तार। इसको पॉइंटर्स में लिख लीजिए। सेकंड कर्तव्य को आप लोग पहले लिखिए, सेकंड कर्तव्य हेडिंग दीजिए कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। अब उसमें पहला पॉइंट लिखिए ये एक्सपांशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। सेकंड पॉइंट लिखिए एजुकेशन सिस्टम को और टाइट करना है, स्ट्रेंथ करना है। ठीक है, शिक्षा प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना है, सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार का सृजन करना है। थर्ड पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार का सृजन करना है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्ड ह्यूमन कैपिटल, एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, पूंजी निर्माण की बात कर रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहा है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अपने आप अच्छी हो जाएगी। और ये पॉइंट दोनों में आता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी आता है और एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथ करने में भी आता है। अल्टीमेटली हेल्थ केयर सर्विस को भी एक्सपांड करेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी ह्यूमन कैपिटल का पार्ट है। ठीक है, जो मानव पूंजी है उसमें क्या क्या आता है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, रोजगार सब आता है, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सब चीज आता है उसमें। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट उसमें आ जाएंगे। और थर्ड, जो तीसरा आपका कर्तव्य है वो क्या बोल रहा है, सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, सेकंड आपका ये हो गया 1 2 3 और ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव हो गया, इसको आप लोग लिख लेंगे। और थर्ड आपका हो गया थर्ड कर्तव्य, जिसमें आप लोग लिखेंगे विजन है सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू क्लाइमेट लेवल पार्टिसिपेशन या पब्लिक पार्टिसिपेशन हम उसको पा सकते हैं। इज टू एंश्योर दैट एवरी फैमिली, कम्युनिटी, रीजन एंड सेक्टर हैज एक्सेस टू रिसोर्सेस, एमिनिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन। मतलब किन्हीं भी लोगों पे, सभी लोगों पे, सभी समुदाय पे, सभी जगह पे, सभी क्षेत्र पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इंक्लूसिविटी होनी चाहिए। ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये 3 सेक्टर है, 3 विषय है जिसपे इस बार का बजट बना है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, स्टेट कैपेसिटी एंड तीसरा इज आपका ये सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। 3 आपका विजन है। ठीक है, तो इजी हो गया आप लोगों के लिए। पिछले बार आप लोगों को 7 चीज याद रखना पड़ रहा था, 7 सप्तऋषि था, 7 विजन याद रखना पड़ रहा था और 7 विजन से क्वेश्चन भी पूछ ले रहा था कि इनमें से कौन सा विजन इस बार बजट में बोला गया है। अभी 3 ही विजन है तो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, याद रखना। बढ़े आगे। ठीक है, ये देखेंगे आप लोग, ये ट्रेंड है आप लोग देखेंगे। फिस्कल डेफिसिट ये 2022-23 का है, ये 23-24 का है, 24-25, 25-26 और ये इस साल का जो प्रोजेक्शन है, इस साल का जो प्रोजेक्शन है, लास्ट वाला जो है वो इस साल का प्रोजेक्शन है। तो आपका फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा इस साल कितना है 4.30, जो पहले 20-22-23 में 6.5 था। आप देखेंगे ट्रेंड क्या है, डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो यूपीएससी से पूछ सकता है कि फिस्कल डेफिसिट हैज बीन डिक्रीजिंग फॉर द लास्ट 5 ईयर या फॉर द डिकेड या रैपिडली, तो बिल्कुल सही है, फिस्कल डेफिसिटली तेजी से गिर रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो आप लोगों को ट्रेंड याद रखने की जरूरत है और अपने कॉपी में हो सके तो एक ग्राफ वाइज ही बनाइए, ये ग्राफ के जैसा ही बनाइए तो आप लोगों को इजी होगा। ठीक है, आप लोगों को ट्रेंड याद रहेगा और ये ट्रेंड सभी में चलता आ रहा है,
चाहे वो फिस्कल डेफिसिट हो, रिवेन्यू डेफिसिट हो, प्राइमरी डेफिसिट हो और इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट हो, चारों में चलता हुआ। जब फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में देख लेंगे, यही टॉपिक को फिर से। ठीक है, ठीक है। टारगेट क्या है इस बार? 4.3%। जो राजकोषीय घाटा होना चाहिए वो 4.3% ऑफ जीडीपी है। ये हम लोगों ने किसमें देखा था? इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा है ये चीज। ये ट्रेंड हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे में कवर कर लिया है, जो अभी देख रहे हैं हम लोग। रिवाइज्ड एस्टिमेट कितना है? 4.4 था प्रीवियस ईयर का। नॉमिनल जीडीपी देखेंगे 10% है इस बार का ग्रोथ। रियल जीडीपी का क्या ग्रोथ प्रोजेक्शन है इस साल का? एनीवन? रियल जीडीपी का प्रोजेक्शन क्या है इस साल का? 7.8। 7.8% है इस साल का रियल जीडीपी का प्रोजेक्शन। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत डेटा याद रहना चाहिए। इस साल का रियल जीडीपी 7.8% है। इस साल का फिस्कल डेफिसिट 4.3% है। इस साल का डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है? 55.6%। डेट टू जीडीपी रेशियो मतलब जीडीपी का कितना पैसा हम लोग उधार के रूप में मार्केट से लेते हैं। ठीक है, कितना होना चाहिए? 55.6%। आगे देखेंगे, स्लाइड है आगे में इसकी। तो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखो आप लोग ट्रेंड के लिए। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट देखेंगे। प्राइमरी डेफिसिट भी बहुत कम हो गया। इसका मतलब क्या है? हमारा जो ब्याज का पैसा है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। प्राइमरी डेफिसिट में हम लोग क्या करते हैं? प्राइमरी डेफिसिट में क्या करते? कल ही तो बताया था। बताओ कौन बता रहा है? टोटल एक्सपेंडिचर, कुल खर्चे, कुल व्यय माइनस टोटल रिवेन्यू, कुल प्राप्ति, कुल राजस्व। एक्सपेंडिचर में हम लोग वो पार्ट नहीं लेंगे जिसमें ब्याज लिया गया हो। इंटरेस्ट पेमेंट को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे किसमें? एक्सपेंडिचर में। तो वो क्या बन जाएगा? प्राइमरी डेफिसिट बन जाएगा। या फिर आप लोग ये बोल सकते हैं ये फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिवेन्यू। अब इसमें से इंटरेस्ट पेमेंट को हम लोग घटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? प्राइमरी डेफिसिट बन जाएगा। सिंपल, याद रखना। फिस्कल डेफिसिट के फॉर्मूले में इंटरेस्ट पेमेंट को हटा देंगे, ब्याज के पेमेंट को, तो ये क्या बन जाएगा? प्राइमरी डेफिसिट बन जाएगा। और इंटरेस्ट पेमेंट किसका हिस्सा है? प्राइमरी डेफिसिट किसका हिस्सा है? मतलब सॉरी, इंटरेस्ट पेमेंट किस में आता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो प्राइमरी डेफिसिट कम है और इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट भी कम है। ठीक है, देखो रिवेन्यू डेफिसिट और इफेक्टिव में आपको मैं अगेन बता रहा हूं। लेट सपोज ये आपका हो गया रिवेन्यू डेफिसिट। अब रिवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होगा? बताओ अपने से। हाँ सही बोल रहे हो, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, डेफिसिट है, मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिवेन्यू रिसिप्ट। अगेन अब इसमें क्या बोल रहा है? आपको इफेक्टिव रिवेन्यू की बात कर रहा है। तो इसमें आप लोग, आपको पता है कि इंटरेस्ट पेमेंट किसका पार्ट है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो इसमें से आप लोग इंटरेस्ट पेमेंट घटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, आप लोग इंटरेस्ट पेमेंट हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। किसमें? वो कैपिटल में आएगा। अगर मान लो मैं बोलूं कैपिटल कैपिटल डेफिसिट बोलूं, कैपिटल डेफिसिट बोलूं तो क्या होगा वो? मैंने इफेक्टिव डेफिसिट बताया था खाली, मैंने रिवेन्यू टर्म यूज नहीं किया था वहां पे। एक तो होता है इफेक्टिव डेफिसिट। अगर इफेक्टिव डेफिसिट आएगा तो वहां पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? एक बार फिर से बता दूं। देखना, कंफ्यूज मत होइए। फिस्कल डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट। ये समझ में आप लोगों को? सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट समझ में आए, टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, टोटल रिसिप्ट कम होगा।
डेफिसिट है तो सीधा सा मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है। ठीक है, अभी आइए आप लोग रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट में क्या होगा, जब आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा किसके, रिवेन्यू रिसिप्ट से। ये समझ में आ गया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, रिसिप्ट आपका कम होगा, रिवेन्यू नेचर का है। ठीक है, अब आता है आपका कैपिटल डेफिसिट। कैपिटल डेफिसिट नाम का कोई टर्म होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग समझ लेंगे। कैपिटल डेफिसिट मतलब क्या हुआ, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है और कैपिटल रिवेन्यू कम है। यह समझ में आ गया। अभी आता है आपका प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में क्या हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर में से हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट को क्या करेंगे, हटा देंगे। इंटरेस्ट पेमेंट को हटा देंगे तो क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। ये क्लियर है। टोटल एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट पेमेंट घटाने के बाद में भी आपका एक्सपेंडिचर क्या है, ज्यादा है, तभी तो डेफिसिट हुआ ना। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है टोटल रिसिप्ट से। ये चारों क्लियर हो गया। अभी आते हैं हम लोग इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट में। यहां पे हम लोग सिर्फ रिवेन्यू की बात कर रहे हैं, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा किससे, रिवेन्यू रिसिप्ट से। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट को कैलकुलेट नहीं करेंगे। यहां पे हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट को कंसीडर नहीं करेंगे, किसमें, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ये क्लियर हो गया यहां तक। अभी एक नया टर्म्स निकल के आता है, इफेक्टिव कैपिटल डेफिसिट। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है और टोटल रिवेन्यू कम है, ये तो पता है हमको, लेकिन एक्सपेंडिचर में ऐसे एक्सपेंडिचर हटा देंगे जो ग्रांट दिए गए हैं या जो लोन के रूप में दिए गए हैं या फिर जो कैपिटल क्रिएशन के लिए दिए गए हैं, वो हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। तब जाके बन जाएगा इफेक्टिव कैपिटल डेफिसिट। या फिर अगर यहां पे इफेक्टिव कैपिटल डेफिसिट नहीं आता या फिर इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट नहीं आता, सिर्फ यदि इफेक्टिव डेफिसिट आता है, तब भी आप लोग इसी को ही कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, अगर इफेक्टिव डेफिसिट आता है, जो कि आएगा नहीं, क्योंकि ये टर्म जो है आएगा नहीं, अगर आ भी गया तो आप लोग कैपिटल वाला ही लेके चलेंगे। सिंपल। अब समझ में आया आप लोगों को कि कोई डाउट, समझ में आया? ठीक है, चलिए ये देखेंगे। ये देख लिए, इस बार जो एक्सपेंडिचर है कुल हमारा जो बजट है वो 54 लाख करोड़ का है। 54 लाख, अराउंड 53.47 लाख करोड़ का हमारा बजट है इस बार। 53.47 लाख करोड़ का हमारा बजट है। ठीक है, एक्सपेंडिचर की हम लोग बात कर रहे हैं। और हमारा बजट हमेशा क्या होता है, डेफिसिट में ही जाता है। तो हमारा जो रिवेन्यू होगा वो इतना नहीं होगा। रिवेन्यू हमारा शुड बी अराउंड 40 लाख करोड़ एंड आवर एक्सपेंडिचर इज अराउंड 53.47 लाख करोड़। ठीक है, तो बजट वाइज वी आर नॉट इन सरप्लस। बजट के पैसे को पूरा करने के लिए हम लोग इवन उधारी लेते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। ठीक है, अभी ये दिखा रहा है कि कौन से क्षेत्र से सबसे ज्यादा पैसा आया है और कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा पैसा गया है। ठीक है, एक्सपेंडिचर, सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर कहां हुआ है, स्टेट को पैसा देने में, राज्य सरकार को पैसा देने में सबसे ज्यादा पैसा केंद्र सरकार का जाता है। बजट का सबसे ज्यादा पैसा किसमें जाता है, राज्य सरकार को पैसा देने में। कितना, 22%। 22% गोज टू स्टेट पूल। 22% गोज टू स्टेट पूल। उसके बाद दूसरा क्या, जो आपकी स्कीम्स है, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जो सेंट्रल सेक्टर की केंद्र सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है, जैसे आयुष्मान भारत हो गया, वो सब स्कीम में 17% जाता है। 22% स्टेट के पूल में, 17% सेंट्रल सेक्टर स्कीम। हाँ, इंटरेस्ट पेमेंट, सॉरी, सेकंड आपका इंटरेस्ट पेमेंट है, थर्ड है आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेकंड आपका इंटरेस्ट पेमेंट है 20%। इंटरेस्ट पेमेंट में 20%, जो आप लोग दूसरे देशों से लोन लिए हैं, पब्लिक से लोन लिए हैं, मार्केट से लोन लिए हैं, उनका पेमेंट करने के लिए जो आप ब्याज का पेमेंट देते हैं उसको, अगर मैं बात करूं फिस्कल डेफिसिट में तो ये इंक्लूड होता है। प्राइमरी डेफिसिट में 20%, देखो कितना बड़ा अमाउंट है, पूरे बजट का, पूरे एक्सपेंडिचर का 20%। यदि मैं 54 लाख करोड़ का बजट बनाऊं तो 20% कितना हो जाएगा, लगभग 11 करोड़ रुपए हटा लो आप। 11 करोड़ इज अ बिग नंबर।
11 लाख करोड़, सॉरी 11 लाख करोड़, 11 लाख करोड़ आप हटा लो 54 लाख करोड़ में से, तो प्राइमरी डेफिसिट आपका निकल के आ जाएगा। इसीलिए प्राइमरी डेफिसिट को अलग किया गया। ठीक है, तो आप देखेंगे पहला है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, सेकंड है इंटरेस्ट पेमेंट, एंड थर्ड है सेंट्रल सेक्टर ऑफ स्कीम। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, मेजर टॉप 3 तो याद रखेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा केंद्र सरकार का पैसा कहां जाता है, बजट का पैसा स्टेट को पैसे देने, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस 22%, सेकंड इज इंटरेस्ट पेमेंट 20%, थर्ड इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए। ठीक है, डिफेंस में कितना कम है, 11% डिफेंस में, बल्कि किसी किसी स्टेट का सबसे ज्यादा पैसा डिफेंस में जाता है, डिफेंस का 11%। और इवन इस बार मिनिस्ट्री वाइज भी डिफेंस का पैसा कम हो गया है। हर बार हम लोग की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टॉप पे रहती है, जब भी एक्सपेंडिचर की बात करें तो डिफेंस जो रक्षा मंत्रालय है वो टॉप पे रहता है, इस बार उसका कम है, पहला आपका ट्रांसपोर्ट पे दिया गया है। देखेंगे आगे स्लाइड है। ठीक है, ये लिख लिए, सबसे ज्यादा पैसा आ कहां से रहा है, कहां से आ रहा है, उधार से, बोरोइंग एंड लाइबिलिटी। सबसे ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है, उधार से, जो हम लोग मार्केट से ले रहे हैं, पब्लिक से ले रहे हैं, बाहर के देशों से ले रहे हैं, आरबीआई से ले रहे हैं। बोरोइंग एंड लाइबिलिटी का सबसे ज्यादा पैसा कितना, 24%। एंड सेकेंड क्या है, इनकम टैक्स, सेकेंड इज इनकम टैक्स। मतलब आप देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा पैसा आपको किससे आ रहा है, इनकम टैक्स से आ रहा है। मतलब इट्स अ पॉजिटिव साइन कि हमारा जो इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, उससे ज्यादा पैसा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि लोगों में टैक्स पे करने की एबिलिटी जो है, टैक्स बेस है हमारा, हमारा टैक्स बायंसी है वो क्या है, बढ़ रहा है। इंडिया का टैक्स बेस, टैक्स बायंसी बढ़ रहा है, लोगों को टैक्स पे कर रहे हैं, अब लोग टैक्स फाइल कर रहे हैं। ठीक है, इनकम टैक्स है 21%। फर्स्ट इज बोरोइंग एंड लाइबिलिटी, सेकंड इज इनकम टैक्स, थर्ड आपका है कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक है, कॉर्पोरेशन जो कंपनी टैक्स पे करती है उसको कॉर्पोरेशन टैक्स बोलते हैं। ठीक है, ये एक एक टर्म्स को हम लोग पढ़ने वाले फिस्कल पॉलिसी, एक एक टर्म जो है लिखा हुआ है इसको हम लोग फिस्कल पॉलिसी जब पढ़ेंगे तो हम लोग डेफिनेशन वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 याद रखो, जीएसटी मत याद रखना, जीएसटी कम है, जीएसटी 15% है, जीएसटी चौथे नंबर में आता है, कंफ्यूज कर सकती है यूपीएससी आपको कॉर्पोरेशन टैक्स और जीएसटी में। सबसे पहला है आपका ये बोरोइंग एंड लाइबिलिटी, सेकंड इनकम टैक्स, थर्ड कॉर्पोरेशन टैक्स, फोर्थ आपका जीएसटी, फोर्थ आपका जीएसटी 15%। 24% नहीं दिख पा रहा होगा तो 21%, 18%, 15%। आगे बढ़े, हो गया, मेजर लिख लो आप लोग 4-5। बता दो, चुका हूं 25 बार, नहीं भूल गए, बताओ किसको याद है। सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है अंतर, याद है किसी को। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट सेंटर, स्पॉन्सर्ड, तो आप लोग यहां से समझ, स्पॉन्सर्ड मतलब कोई और भी स्पॉन्सर कर रहा है उसको, जैसे हम लोग बोलते हैं आईपीएल में स्पॉन्सर वीवो है, ओप्पो है, सब स्पॉन्सर है ना, जो आईपीएल को पैसा देते हैं। वैसे ही स्कीम को स्पॉन्सर कौन कर रहा है, स्टेट स्पॉन्सर कर रहा है। तो स्पॉन्सर से याद रखना स्टेट आएगा, सेक्टर से याद रखना सेंटर अकेले खुद पे करेगा उसको। ठीक है, हाँ इंप्लीमेंटेशन भी होता है, इस स्कीम का 60% हम दे रहे हैं, 40% आप देंगे, ऐसा। लोन ग्रांट्स, जो जो ग्रांट्स देते हैं, जो ग्रांट्स देते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और जो इंटरेस्ट पेमेंट देते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो कल क्या बताया था मैंने, रिवेन्यू में, रिवेन्यू मैंने कल ग्रांट बताया था, तो फिर गलत है। अगर मैंने गूगल में क्या दिखा रहा है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में, दिखाओ, देखने दो एक बार।
एक सेकंड देखने दो मेरे को। ओके, ठीक है। आप लोगों का जो इंटरेस्ट पेमेंट है ना, वो प्राइमरी डेफिसिट में आएगा, इसमें नहीं आएगा। और इफेक्टिव नाम से सिर्फ एक ही होता है, मैंने बताया था इफेक्टिव कैपिटल। हाँ, इफेक्टिव इफेक्टिव नाम से एक ही होगा। इफेक्टिव कैपिटल डेफिसिट आपका नहीं होता है, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट होता है, उसी को हम लोग इफेक्टिव डेफिसिट भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपका रिवेन्यू डेफिसिट होगा ना, रिवेन्यू डेफिसिट कैसे होगा आपका, जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, भी बताता हूं मैं। हाँ, जो आपका ये रिवेन्यू डेफिसिट ये है, ठीक है, ये आपका रिवेन्यू डेफिसिट है व्हेन आर ई ग्रेटर देन आर आर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इफेक्टिव इफेक्टिव नाम से सिर्फ एक ही होता है, इफेक्टिव नाम से एक ही होता है, जिसमें आप लोग रिवेन्यू डेफिसिट, जो आपका ये वाला फॉर्मूला है, रिवेन्यू डेफिसिट में से आप लोग जो भी कैपिटल पैसा दिए हैं ग्रांट के रूप पे, लोन के रूप में, उसको माइनस कर देंगे, तो वो आपका इफेक्टिव हो जाएगा। तो आप लोग अल्टीमेटली ये वाले फॉर्मूला कंसीडर मत करना, और बस यही तो है, और क्या, ये सही था। और इफेक्टिव कैपिटल डेफिसिट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। कौन सा, ये होता ही नहीं है कुछ, ये ऐसे टाइम में कुछ होता ही नहीं है, बट बनाया जा सकता है इससे क्वेश्चन। किसमें से, टोटल एक्सपेंडिचर में से ये, तो यही तो मैं बनाने की कोशिश कर रहा था, ये बनाया जा सकता है। अगर आप इफेक्टिव कैपिटल डेफिसिट की बात करें तो ये भी बनाया जा सकता है, तो यूपीआई क्वेश्चन, यूपीएससी क्वेश्चन को मॉडिफाई करता है, तो इस लेवल में मॉडिफाई कर सकता है कि आपको इफेक्टिव कैपिटल डेफिसिट पूछ लिया, तो आप लोग जब इफेक्टिव कैपिटल डेफिसिट पूछेगा तो आप लोग कैपिटल डेफिसिट में से ग्रांट को आप लोग माइनस करेंगे। समझे बात को, रिवे इफेक्टिव रिवेन्यू पूछा तो रिवेन्यू डेफिसिट में से माइनस किए, इफेक्टिव कैपिटल पूछा तो कैपिटल डेफिसिट में से माइनस करिए, ठीक है। ये आप लोग अभी फिस्कल पॉलिसी पढ़ोगे तो पूरा अच्छे से डेफिनेशन वाइज, कंपोनेंट वाइज आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। लोन ग्रांट तो कैपिटल में आता है, सिंपल सी बात है। रिवेन्यू डेफिसिट में से कर रहे पिंकी, रिवेन्यू में से माइनस नहीं कर रहे। नहीं 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 नहीं, रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिवेन्यू रिसिप्ट आपका कम है, तो आपका रिवेन्यू डेफिसिट आ गया है, उनमें से हम लोग वो खर्चे हटा रहे हैं जो हम लोगों ने ग्रांट के रूप में, क्या बोलते हैं, दिए थे किसी देश को, लोन के रूप में, ग्रांट के रूप में। तो आप दोनों को ना अलग अलग देखो, आप दोनों को एक साथ मत देखो। आप क्या देख रहे हो, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट आ रहा है, तो रिवेन्यू यहां भी आ रहा है, रिवेन्यू डेफिसिट यहां भी आ रहा है, तो आप दोनों में कंपेयर कर रहे हो कि इसमें कैपिटल कंपोनेंट क्यों आ रहा है, राइट। यही सोच रहे हो ना कि आप इसमें कैपिटल कंपोनेंट क्यों आ रहा है, बट दोनों को आप अलग अलग देखो ना, एक करके क्यों देख रहे हो। आप समझ नहीं रहे, अभी भी नहीं समझ रहे आप। यहां पे हम लोग रिवेन्यू कैपिटल नहीं देख रहे, यहां पे हम लोग उस खर्चे की बात कर रहे हैं जो अनावश्यक खर्चा है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। आप रिवेन्यू कैपिटल की बात, आप सिर्फ रिवेन्यू और कैपिटल में लगे हुए हो, जबकि आप एक, चलो ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट की बात करो, प्राइमरी में दोनों आता है, रिवेन्यू भी आता है, कैपिटल भी आता है, तो सिर्फ इसमें हम लोग रिवेन्यू का पार्ट क्यों हटा रहे, चाहते तो इसमें भी हम लोग कैपिटल हटा सकते थे, राइट। तो इसमें हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट क्यों हटा रहे, तो अभी आप बोलोगे सर इसमें रिवेन्यू का आया, कैपिटल का नहीं आया, तो आप एक साथ क्लब मत करो ना, उसको अलग अलग देखो ना, समझ रहे हो बात को। हाँ, इंटरेस्ट हमेशा आपका एक्सपेंस में आएगा, कौन है, आ जाओ। ग्रांट का जो इंटरेस्ट आए, ग्रांट मतलब दे रहे हो कि पे कर रहे हो, मतलब ले रहे हो, दे रहे हो, ग्रांट आप दे रहे हो, किसी को पैसा दे रहे हो, तो उसका इंटरेस्ट आपको मिलेगा, इसका मतलब वो आपका रिवेन्यू रिसिप्ट होगा, ठीक है, वो आपका रिवेन्यू रिसिप्ट होगा,
देखिए पैसा आ रहा है इंटरेस्ट का तो वो रिसिप्ट का पार्ट होगा, ठीक है, और अगर लोन दे रहे हो या लोन आ रहा है तो वो कैपिटल का पार्ट होगा। ये आप लोग अभी जब फिस्कल पॉलिसी पढ़ोगे ना तो आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये चीज, क्योंकि आप लोग बहुत सी अनहाइड चीज है जो अभी तक पढ़े नहीं हो, जो फिस्कल पॉलिसी में आप लोग पढ़ोगे। आप लोग सिर्फ अभी तक क्या पढ़े हो, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़े हो, मौद्रिक नीति पढ़े हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखेंगे आप लोग सबसे ज्यादा किसमें पैसा गया इस साल, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में, ठीक है। नंबर मत याद रखना, इसको छोड़ दो, खाली याद रखो सबसे ज्यादा पैसा ट्रांसपोर्ट में, फिर डिफेंस में, फिर आपका ग्रामीण विकास में, फिर गृह मंत्रालय में, ठीक है। अगर लास्ट ईयर का मैं बजट देखूं तो सबसे ज्यादा पैसा जो आवंटन हुआ था किसमें हुआ था, डिफेंस में हुआ, ठीक है। तो इस बार थोड़ा सा नया ट्रेंड है ट्रांसपोर्टेशन में, और हमारा जैसे हमारा इकोनॉमिक सर्वे भी बात करता है, किस पे बात कर रहा है इस बार, मोबिलिटी पे काफी बात कर रहा है। इकोनॉमिक सर्वे मोबिलिटी और अर्बनाइजेशन पे काफी बात किया है हम लोगों ने, देखा है इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर में, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है हम लोग अपने रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर, शिप इकोनॉमिक कॉरिडोर, भारतमाला प्रोजेक्ट, ठीक है, ये सब पे ध्यान दे रहे हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर, रीजनल कनेक्टिविटी पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट में सबसे ज्यादा खर्च है, सेकंड डिफेंस में, फिर ग्रामीण विकास में। ये सब भूल जाइए, आप लोगों को ऑर्डर याद रखने की जरूरत नहीं है, लास्ट के एक दो याद रख दीजिए। डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में कम पैसे देखने को मिला है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो डेवलपमेंट जो मंत्रालय बना है, मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट, तो इसमें आपको सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ एलोकेशन देखने को मिलता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, चलिए ये स्लाइड देखेंगे आप लोग। इस बार जो मैंने बताया था आप लोगों को, इस बार जो प्रोजेक्शन है वो कितना प्रोजेक्शन है आपका, 55.6%। इस बार जो बजट का प्रोजेक्शन है वो आपका 55.6%, कि मतलब जो हमारा कुल जीडीपी है, हमारा जो कुल जीडीपी है उस जीडीपी का कितना परसेंट हम लोग उधार लेते हैं, डेट टू जीडीपी रेशियो की हम बात करते हैं, किसकी, डेट टू जीडीपी रेशियो की। तो इस बार जो हमारा डेटा है वो 55.6%। तो आप देखेंगे ये कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, आप देखेंगे डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। तो यहां से आप लोग एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि हमारा डेट जो है जीडीपी के प्रोपोर्शन में धीरे 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 कम हो रहा है, और हम लोग जो हमारा टारगेट है एज पर एफआरबीएम, हमारा टारगेट क्या है, ग्रेजुअली हमको डेट कितना करना है, 40% तक लाना है। ग्रेजुअली हम लोग को 60% से नीचे करके 40% तक लाना है बाय द ईयर 2030, 2030 तक के हमको 40% डेट लाना है। तो ये इस ईयर को हम लोग देखेंगे कि हम उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। अगर कुछ एक्सटर्नल शॉक ना आए, इंटरनेशनल प्रेशर ना आए, तो हो सकता है वी कैन अचीव बाय 2030, ठीक है। हो गया, बढ़े आगे, ठीक है। ये है टैक्स रिसिप्ट, टैक्स रिसिप्ट का है, देखेंगे आप लोग ट्रेंड इन टैक्स रिसिप्ट। तो ये देखेंगे आप लोग टैक्स रिसिप्ट की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट और नॉन डायरेक्ट। मतलब मैंने बताया था टैक्स रिसोर्सेस होता है आपका दो प्रकार से, एक टैक्स होता है और एक नॉन टैक्स होता है। तो आप लोग देखेंगे ये वाला जो पार्ट है ये टैक्सेबल पार्ट है, और ये वाला पार्ट है क्या, नॉन टैक्सेबल पार्ट है, ठीक है। ट्रेंड इन टैक्स रिसिप्ट, तो सबसे ज्यादा पैसा किससे आ रहा है हम लोग को, टैक्स से आ रहा है, इंक्लूडिंग बोथ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें जीएसटी भी आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स भी आएगा, इनकम टैक्स भी आएगा, कॉर्पोरेट टैक्स भी आएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे लेकिन ट्रेंड डिक्लाइनिंग है। आप देखेंगे लास्ट ईयर हम लोग को जितना रिवेन्यू आया था उसका 11.4% टैक्सेस से था, इस बार कितना हो गया वो 11.2%, तो कम पैसा आया है। अगर टैक्स कलेक्शन की बात करूं मैं तो टैक्स कलेक्शन देखेंगे इस बार कम हुआ है, ठीक है। टैक्स बेस बढ़ा है, टैक्स बायंसी बढ़ी है, लेकिन टैक्स कलेक्शन कम हुआ है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। लेकिन यदि मैं सिर्फ यदि मैं टैक्स की बात करूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की, तो उसमें हम लोग को क्या मिली है, बढ़ोतरी देखने को मिली है 6.2, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9, ठीक है। अल्टीमेटली नॉन टैक्स रिवेन्यू जो है वो इसको कम कर दिया है, जो हमारा नॉन टैक्स रिवेन्यू जो कि 4.3% है उससे कम हो गया है। समझ में आ रहा है। नॉन टैक्स में क्या आता है, फाइन्स हो गया और फीस हो गया, रेमिटांसेस, क्या रेमिटांसेस जो आप दे रहे हैं, रेमिटांसेस, हाँ वो भी इसमें आएंगे, आप ले सकते हो इसमें। नॉन टैक्स में रेमिटांसेस को भी नहीं लेंगे, वो रिवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट होगा जो कि अदर देन नॉन टैक्स होगा, ना वो टैक्स में आएगा ना वो नॉन टैक्स में आएगा, बट वो पार्ट किसका होगा, रिवेन्यू रिसिप्ट का ही पार्ट होगा, ठीक है।
ये आप लोग थोड़ा ट्रेंड देख लीजिए, लिख लिए क्या अपने शब्दों में, जिसको भी अपने शब्दों में लिखना है लिख लीजिए। 2017-18 से कंपैरिजन है, 17-18, 18-19, 20-21, 21-22, 23-24। येलो वाला जो है ये टैक्स के कंपोनेंट है, ग्रीन वाला इज नॉन टैक्स। बढ़े आगे, चलिए ये किसका है, कंपोजिशन ऑफ रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप देखेंगे पूरे बजट का मेजर अमाउंट किसमें जाता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। पूरे बजट का मेजर अमाउंट मतलब किसमें, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या, सरकारी सैलरी हो गई, पेंशन हो गया, ठीक है। ये जो पैसा है ये स्कीम का पैसा है, 22.8% है ये गवर्नमेंट स्कीम का पैसा है, ठीक है। और ये जो ब्लू वाला है ये ग्रांट है, जो हम लोन देते हैं, जो लोन दे रहे हैं दूसरे देशों को, पब्लिक को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, वो ग्रांट का पैसा 9.2%, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी कम है, पूरे बजट का, पूरे बजट में जितना पैसा आने वाला है उसका 22.8% क्या है, कैपिटल आपका रिसीप्ट एक्सपेंडिचर है, और 67.9 आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मेजर अमाउंट 67.9 है, मतलब हम लोग बोले कि 54 लाख करोड़ का बजट है तो उसमें 68% किसमें जा रहा है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में जा रहा है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 22.8% एंड ग्रांट इज 9.2%। तो आप देखेंगे एक ट्रेंड ये देखते हैं कि ग्रांट जो है सिग्निफिकेंटली बढ़ा है, यहां से ग्रांट देखेंगे 6.8, 5.9, 6.2, अचानक से ग्रांट आपको क्या हुआ, यहां पे बढ़ता हुआ नजर में आ रहा है, ठीक है। आपको पिछले 4 सालों में, इस सालों में ग्रांट में काफी वृद्धि हुई है, तो ये आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिए, जो ग्रांट है, जो अनुदान है वो बढ़ा है इस साल, ग्रांट में वृद्धि हुई है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट उतना ही है, लगभग लगभग देखेंगे तो, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर थोड़ा कम हुआ है। लास्ट ईयर देखेंगे 71.7% था, इस साल 67.9 है। ऑलमोस्ट हर साल 70s के रेंज में था, देखेंगे 80s में था, फिर 70s में आया, फिर पहली बार 60s में आया, 67.9%, ठीक है। बढ़े आगे, ये आप लोग लिख लीजिए, आप लोगों को कैसे लिखेंगे अपने शब्दों में, ईयर ईयर लिख लीजिए, और ये लिख लीजिए कि इस साल का बजट का जो प्रोजेक्शन है 26-27 में इतने इतने प्रोपोर्शन है, रिवेन्यू का इतना, कैपिटल का इतना, ग्रांट का इतना। 2 साल का, 3 साल का आप लोग ऐसा अगर आप बनाना चाहें तो ये डेटा को भी आप लोग कॉपी कर सकते हैं, खाली इस डेटा को, पिछले 4 साल के ट्रेंड को आप लोग ले सकते हैं। ये इधर का मत लीजिए लेना, पास के आसपास का जरूरत नहीं, नहीं दिख रहा है। 6.8, 5.9, 6.2, 9.2, 6.8, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27। चलो आगे बढ़ते, करो, बना रहे हो गया, जिनका नहीं हुआ वो कर लें। आप लोगों ने ट्रेंड पता रहना चाहिए कि क्या चल रहा है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में ज्यादा, सबसे ज्यादा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, एक ट्रेंड पता रहना चाहिए आप लोगों को। आप लोग अगर एग्जैक्ट नहीं भी कर पाए ना एग्जाम में, तो आप लोगों को ट्रेंड पता है ना, तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, मोड़ तोड़ के कैसे भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जस्ट आपको लॉजिक पता होना चाहिए उसका। नंबर से मतलब नहीं है, नंबर क्या है, ज्यादा है कम है, नंबर से मतलब नहीं है, आपको लॉजिक पता होना चाहिए, आप लोग एग्जाम में पेपर सॉल्व कर लेंगे। और ये हेल्प करता है एलिमिनेशन में, एलिमिनेशन में बहुत हेल्प करता है ये। चलिए लास्ट स्लाइड है, टाइम हो गया, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रेंड देखेंगे आप लोग, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का आप देखेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो ग्रांट है वो काफी कम है, मतलब पूरा अमाउंट किस पे गया है, स्कीम्स पे गया है, सेक्टर्स पे गया, एजुकेशन, हेल्थ, रेलवे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल कनेक्टिविटी, ग्रामीण विकास, ये सब में गया है। तो आप देखेंगे मेजर पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर में किस में गया है, कैपिटल स्कीम्स में गया है, गवर्नमेंट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड या फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम में गया है, ठीक है। ग्रांट का पैसा कम है, ठीक है।
इसको आप लोग मत देखिए, इफेक्टिव कैपेक्स को आप लोग सिर्फ इसको कंसिडर कीजिए और इसको कंसिडर। ब्लू गोज टू कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड येलो इज फॉर ग्रांट जो हम लोग दे रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, टोटल एक्सपेंडिचर देखा था। अभी हम इफेक्टिवली क्या देख रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर देख रहे हैं, एक कंपोनेंट देख रहे हैं उसका। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। तो आप लोग ट्रेंड लिख लीजिए, ये पिछले 4 साल का यहां से। ग्रांट अगेन बढ़ा है, 4.9% ग्रांट बढ़ा है। और अगर हम लोग इसकी बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, वो भी उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी। पूंजीगत व्यय और अनुदान की बात की गई है। बढ़े आगे, हो गया, लास्ट स्लाइड बचा है। ठीक है, ये क्या है, इस बार देखेंगे सबसे ज्यादा हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं किसको, स्टेट्स को। आप देखेंगे सबसे ज्यादा ट्रांसफर कर रहे हैं, लगभग लगभग 26 लाख करोड़ हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं किसको, स्टेट को। तो आप देखेंगे ट्रेजिक्ट्री जो है एक्सपांशन है, ठीक है, अपवर्ड है। हर साल स्टेट का पूल बढ़ता जा रहा है, हर साल 13, 17, 18, 20, 22, 23, 26। ठीक है, स्टेट को जो पैसा जा रहा है केंद्र सरकार से राज्य सरकार को बढ़ता जा रहा है। 26 करोड़, 26 करोड़ कितना होगा, लगभग लगभग 54 करोड़ का, ऑलमोस्ट 20 to 25% के बीच में, वही है ना, 20 to 25% के। इसे लास्ट ईयर का जो प्रोजेक्शन देखा था हम लोगों ने, कितना था, 22% गया था किसको, स्टेट पूल से। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। 26 लाख करोड़, ठीक है, लास्ट है, लास्ट स्लाइड। ठीक है, अब ये आपका पहला कर्तव्य चालू होता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने बताया था, मैं पहले आप लोगों को बता दिया कि 3 कर्तव्य में बजट को बांटा गया है। फिर आप लोगों को कुछ इंडिकेटर्स दिखा दिया मैंने, फिस्कल डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट, आपके ट्रेंड्स डेटा, स्टेट के पूल, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहां से आपका बजट चालू होता है। पहला कर्तव्य जिसकी मैंने बात किया था, मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ, बृहद आर्थिक जो आपकी विकास है उसकी बात की गई थी, उसको इन्होंने 6 एरिया में बांटा है। और ये बजट स्पीच से लिया गया, तभी आप देखेंगे क्या लिखा है, आई प्रपोज। कौन प्रपोज कर रहा है, निर्मला सीतारमन, इन द बजट दैट आई प्रपोज इंटरवेंशन इन 6 एरियाज। ठीक है, आर्थिक विकास को तेज करने और उसे बनाए रखने के लिए हमारे पहले कर्तव्य के तहत मैं 6 क्षेत्रों में हस्तक्षेप को प्रस्ताव करता हूं। ठीक है, करती हूं होना चाहिए वैसे तो। ठीक है, ठीक है, यहां पे क्या है, 7 सेक्टर्स, ये कल हम लोग देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग में 7 सेक्टर्स पे ध्यान देने की बात की गई है। अब वो कौन कौन से सेक्टर्स है उस पर हम लोग कल ध्यान देंगे। 7 रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। ठीक है, ये हम लोग पहले कर्तव्य के अंदर में कर रहे हैं। पहले कर्तव्य में 6 पॉइंट है और पॉइंट नंबर 1 में 7 पॉइंट। सेकेंड है, जो इंडस्ट्री, जो क्लस्टर्स बंद हो चुके हैं उनको वापस से रिवाइव करना। ठीक है, पुराने औद्योगिक क्षेत्रों को फिर से जीवित करना। जो भी आपकी रीजनल कनेक्टिविटी है, इकोनॉमिक क्लस्टर जोन्स है, ESG जो आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, SEZ जो बंद हो चुका है उसको वापस से रिवाइव करना है। ठीक है, तीसरा MSME को ध्यान देना है, MSME पे ध्यान देना है, ये तो आएगा ही हर बार। ठीक है, फोर्थ अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूछ देना है। ठीक है, गति शक्ति पे कुछ बात हो जाएगी। फिफ्थ है लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप को एनर्जी के टर्म्स में सिक्योर एंड स्टेबल रखना। जैसे अभी एनर्जी की बात आई, गैस हो गया, ऑयल हो गया, उनकी बात करेंगे एनर्जी सिक्योरिटी की। एंड सिक्स क्या है, डेवलपिंग सिटी इकोनॉमिक रीजन। हर सिटीज, हर इकोनॉमिक रीजन, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, नॉर्थ हो, वेस्ट हो, साउथ हो, उनको एक इन्वेस्टमेंट क्लस्टर के रूप में देखा जाए। ठीक है, शहरी आर्थिक क्षेत्रों का विकास, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना। ये लिख लीजिए, 6 पॉइंट लिख लीजिए आप जल्दी।